नमस्कार मित्रों, अतुल आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। चलिए आज की अभ्यास सीरीज के एमसीक्यू प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स 2023 नजदीक है और प्रीलिम्स की तैयारी हर रोज हो सके उसी के लिए ये सीरीज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर करंट अफेयर से रोज जो भी चीजें खबरों में रहती है वहां से प्रश्न उठाकर उनको प्रीलिम्स के बेसिस पर फ्रेम करके आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, ताकि करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बन सकते हैं उन सब चीजों का आप पता अंदाजा लगा सकें। चलिए हमारे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर पहला जो हमारा प्रश्न है वो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में। यह प्रतिस्पर्धा नियम 2002 के तहत स्थापित एक वैधानिक और अर्ध न्यायिक निकाय है। यह मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धी विरोधी समझौतों, बाजार में प्रभुत्व के दुरुपयोग जैसे प्रतिस्पर्धी विरोधी प्रथाओं के मुद्दों का अनुसरण करता है। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो हमारा जो तीसरा कथन है वो गलत है, पहले दोनों कथन सही हैं, इसलिए हमारा सही विकल्प हुआ विकल्प ए, 1 और 2। चलिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में देखते हैं। विकल्प ए सही है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत ये स्थापित एक वैधानिक और अर्ध न्यायिक निकाय है। ठीक है, अर्ध न्यायिक यानी जुडिशियल पावर्स भी इनको थोड़े थोड़े हैं। वैधानिक यानी एक अधिनियम के तहत ये बनाया गया है। उस अधिनियम का नाम है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। ये मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धी विरोधी समझौतों, बाजार में प्रभुत्व के दुरुपयोग जैसे प्रतिस्पर्धी विरोधी प्रथाओं के मुद्दों का अनुसरण करता है। अभी जैसे गूगल का मामला यहाँ पर इंडिया में सीसीआई में चल रहा है, प्रतिस्पर्धा आयोग में चल रहा है। वहां पर क्या बोला गया है कि गूगल एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और ये अपनी जो पोजीशन है बाजार में, जो स्थान है, उसका दुरुपयोग करके जो छोटे छोटे जो कंपनीज हैं उनको ये दबाने की कोशिश करता है। तो इसी प्रकार जो प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाएं जो ये यूज करती है कंपनीज, और इनका जो प्रभुत्व है जिसका ये दुरुपयोग करते हैं, और जो प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते होते हैं उन सारे मुद्दों का अनुसरण ये करता है। यानी अगर कोई ऐसी कंपनी है जैसे रिलायंस है, रिलायंस जियो एक तरीके से देखा जाए तो मार्केट में डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। ठीक है, इनका प्रभुत्व है। अगर ऐसा कुछ होता है, कल को पता चलता है कि जो भी छोटी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो इतने अच्छे नहीं हैं, अगर उनका मार्केट, अगर उनका प्रतिस्पर्धा को अगर रिलायंस जियो कम करता है या खत्म करता है तो उसके खिलाफ सीसीआई यहाँ पर सुनवाई करेगा। और अगर ऐसा कोई प्रैक्टिस ये लोग कर रहे हैं तो उन प्रथाओं को बंद करने की सीसीआई कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगर किसी भी संस्था के आगे भारतीय लिखा हुआ आ गया तो आप समझ जाइए कि वो केंद्र से रिलेटेड है, ना कि किसी राज्य से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इसको केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, ना कि राज्य सरकार द्वारा, इसलिए हमारा तीसरा कथन गलत है। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। विधि आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे विधि आयोग, लॉ कमीशन के बारे में पूछा है। भारत का विधि आयोग समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है। ये कानून एवं विधि मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। यानी जो लॉ मिनिस्ट्री है उसके सलाहकार के रूप में लॉ कमीशन, विधि आयोग काम करता है। यहाँ पर हमसे पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो हमारा पहला कथन है वो गलत है, दूसरा कथन सही है। तो यहाँ पर जो पूछा है वो गलत वाला पूछा है, इसलिए हमारा विकल्प ए सही हो गया। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। जो विधि आयोग है वो संवैधानिक निकाय नहीं है, ये गैर संवैधानिक निकाय है।
ठीक है, और भारत सरकार द्वारा इसको समय समय पर गठित किया जाता है। ये कानून एवं विधि मंत्रालय के सलाहकार एवं सलाहकार निकाय के रूप में जो है वो काम करता है। इसका काम कानून संबंधी अनुसंधान और भारत में मौजूदा कानून की समीक्षा करना है, ताकि इसमें सुधार किया जा सके और नए कानून बनाए जा सके। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के साथ साथ एक सदस्य सचिव समेत 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष, उसके साथ साथ एक सचिव और 4 पूर्णकालिक सदस्य यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कंपोजिशन हो गई। सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस आयोग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। यानी जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो ये जो विधि आयोग है, लॉ कमीशन है, उसके अध्यक्ष बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2023 तक बढ़ा दिया है। इसकी अध्यक्षता कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हाई कोर्ट है, कर्नाटक हाई कोर्ट, वहां के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, वो अभी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। शंघाई सहयोग संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये 2001 में शंघाई में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। वर्तमान में इसकी अध्यक्षता चीन कर रहा है। इसका ध्यान क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने पर है। हमसे यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कथन सही है। हमारा दूसरा कथन गलत है, पहला और तीसरा सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प सी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं शंघाई सहयोग संगठन के बारे में। शंघाई सहयोग जो संगठन है, 2001 में शंघाई में इसकी स्थापना हुई थी। ये एक अंतर सरकारी संगठन है। और कौन कौन से देश थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी? चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। भारत और पाकिस्तान इसमें बाद में शामिल हुए थे। ठीक है, तो इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान और उसके अलावा जो 4 देश हैं, राइमिंग देश है एकदम, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और उसके अलावा चीन और रूस। हमारी पहली अभ्यास सीरीज में भी मैंने बताया था आपको कि कैसे इनको याद करते हैं। तो अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं हमारी अभ्यास सीरीज को, तो आपको जरूर पता होगा कि जो ये शंघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, इसके कौन कौन से सदस्य देश हैं। तो इसका फोकस क्या है, इसका ध्यान क्या है? क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ना। इसका सचिवालय बीजिंग में है और क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की कार्यकारी समिति ताशकंद में है। वर्तमान में इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, ना कि चीन। इसीलिए हमारा दूसरा कथन गलत हो गया, क्योंकि अभी इसकी करंटली जो चेयर है वो भारत के पास में है। चलिए हमारे चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे प्रीपेड भुगतान उपकरण पीपीआई क्या है? वॉलेट के माध्यम से किया गया लेन देन, जैसे बिना यूपीआई क्यूआर कोड के फोन पे वॉलेट। वॉलेट के माध्यम से किया गया लेन देन, जैसे फोन पे वॉलेट यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से, या फिर यूपीआई कोड के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया गया लेन देन, या फिर फोन पे वॉलेट से डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया गया लेन देन। तो यहां पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है कि वॉलेट के माध्यम से किया गया लेन देन, जिसमें फोन पे वॉलेट शामिल है और इसमें यूपीआई क्यूआर कोड होता है। ठीक है, तो पीपीआई के बारे में और देख लेते हैं, प्रीपेड भुगतान उपकरण के बारे में। जो ये पीपीआई है, इसमें क्या होता है कि आपका जो फोन पे वॉलेट है, इसको अगर आप किसी क्यूआर कोड पे जाके स्कैन करेंगे, ठीक है, तो जो यूपीआई क्यूआर कोड है उसके माध्यम से जो लेन देन होता है या वॉलेट जो भुगतान होता है, उसको हम बोलते हैं प्रीपेड इंटरफेस। ठीक है,
प्रीपेड भुगतान उपकरण यानी प्रीपेड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, ये इसका इंग्लिश स्पेलिंग हो गया, इंग्लिश मीनिंग हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से पेमेंट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर उपयोगकर्ता फोन पे वॉलेट में पैसे हैं उसके और वो व्यापारी को यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए भुगतान करना चाहता है तो 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर 1.1% तक का इंटरचेंज शुल्क लगाया जाएगा। और ये शुल्क कौन देगा? ये शुल्क व्यापारी देगा, ना कि ग्राहक। यानी अगर मैंने अपने फोन पे वॉलेट से किसी शॉपकीपर को 2000 से ऊपर का पेमेंट किया है तो वो उसपे जो 1.1% का टैक्स लगेगा, शुल्क लगेगा, वो व्यापारी को भुगतान करना होगा क्योंकि वो मर्चेंट सर्विसेज को यूज कर रहा है। हमारे प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार पर संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत राज्य भेदभाव निषिद्ध नहीं है? धर्म और स्थान, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, नस्ल और लिंग, जाति और जन्म स्थान। तो यहाँ पे हमारा विकल्प बी सही है। सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर राज्य भेदभाव निषिद्ध नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में। अनुच्छेद 15 क्या है? हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। उसके अंदर ये राज्य भेदभाव निषिद्ध के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 में प्रावधान है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कई बार क्या होता है ना कि ये जो वर्ड्स हैं, 4-5 वर्ड्स हैं, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म के स्थान, इसके अलावा 2-3 वर्ड और जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे बोल दिया कुछ भी कि क्या इसका मतलब ये इसकी लिंग क्या है या फिर कुछ भी और भी चीज बोल दी, फिर बोलेंगे कि इसके आधार पर भी नहीं किया, तो वहां पे वो गलत हो जाता है। इसलिए आपको ये कुछ पर्टिकुलर जो शब्द है याद रखने पड़ेंगे ताकि अगर इनके अलावा कोई भी शब्द यूज होता है प्रीलिम्स में, क्वेश्चन में, तो वो फिर स्टेटमेंट हमारा डायरेक्ट गलत हो जाता है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट जरूर कंफ्यूज करने के लिए डाले जाते हैं। यहाँ केवल शब्द का प्रयोग का अर्थ है कि अन्य आधार पर भेदभाव निषिद्ध नहीं है। हालांकि जब ये स्थितियां कुछ अन्य शर्तों के साथ होती हैं तो राज्य भेदभाव कर सकता है। राज्य को किसी भी सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने की अनुमति है। तो वहां पर ये भेदभाव कर सकते हैं कि अगर कोई भी पिछड़ा वर्ग है, अगर उसके उन्नति के लिए किसी भी प्रकार की कोई स्पेशल प्रोविजन बनता है उनकी सामाजिक और शैक्षिक रूप को सुधारने के लिए, तो वो अनुमति राज्य को है, यानी उसके लिए ये अधिनियम या नियम या कोई भी एक्ट बना सकते हैं। हमारी अभ्यास सीरीज के 5 प्रश्न यहाँ पर खत्म होते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने हिंदी माध्यम के सहपाठियों के साथ में हमारी इस करंट अफेयर सीरीज को पहुंचाएं। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो अतुल IAS एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। इस वीडियो सीरीज को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।